Question number 1. According to Industrial Dispute Act 1947, which of the following is one of the legal entities for settlement of industrial dispute? तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के जो उसको लीगल में कौन कर सकता है, तो वो इसमें लेबर कोर्ट कर सकती है। इसके अलावा इसमें ट्रिब्यूनल भी हैं, ठीक है, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 है कि कौन सी ऐसी क्या बोलते हैं थ्योरी है जो बोलती है कि जो इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट है वो सिर्फ सोशल कॉन्फ्लिक्ट का पार्ट है, मतलब क्लास एज। तो ये क्या बोलते हैं, कार्ल मार्क्स भाई साहब, और जिनकी क्या थी, मार्क्सिस्ट अप्रोच थी, जिसको हम क्या, ठीक है, वो हो जाएगी इसका। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 4 एक्ट, मतलब जो अभी 4 एक्ट आए उनमें से कौन से हैं। तो एक पेमेंट एक्ट हो गया, एक मिनिमम वेज एक्ट हो गया, एक पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट हो गया, और एक ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी कोड है। तो ये वाला इसमें गलत हो जाएगा, एक्सटेंशियल कमोडिटी एक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द प्रोविजनल ऑफ अनएथिकल लेबर प्रैक्टिस इज एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग लेबर लेजिस्लेशन, कि जो अनएथिकल लेबर प्रैक्टिस है तो ये किस में आ जाएगी, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में आ जाएगी। और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का जो शेड्यूल 5 है वो इसकी बात करता है। हु ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएट विद रेडिकल अप्रोच के साथ में, तो जो मार्क्सिस्ट अप्रोच है उसको हम रेडिकल अप्रोच भी बोलते हैं, तो ये हो जाएगी कार्ल मार्क्स वाली। ट्रस्टीशिप, तो ट्रस्टीशिप की जो है वो हो जाएगी आपकी क्या बोलते हैं, गांधीयन अप्रोच, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वेंशन ऑफ ILO हैज़ नॉट बी रेटिफाइड बाय इंडिया, तो कौन सा ILO का जो ऐसा कन्वेंशन है जो इंडिया ने रेटिफाइड नहीं कर रखा है। तो जो ILO का जो कन्वेंशन है उसमें से इंडिया ने कन्वेंशन रिलेटेड टू फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड राइट टू ऑर्गेनाइज वाला जो है, इसको उन्होंने इंडिया ने क्या बोलते नहीं कर रखा है, ठीक है। तो और इसके अलावा एक तो ये हो ही गया, और इसके अलावा एक कलेक्टिव बार्गेनिंग वाला, ये 2 इंडिया ने नहीं कर रखे हैं। टोटल 8 ILO के कन्वेंशन है, जिसमें से एक तो ये कन्वेंशन रिलेटेड टू फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन टू राइट टू ऑर्गेनाइज, और एक कलेक्टिव बार्गेनिंग वाला इंडिया ने नहीं कर रखा है। तो इंडिया ने 6 रेटिफाई कर रखे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जो विच इज़ नॉट अ फॉर्म ऑफ वर्क पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट में कौन से नहीं है, तो ये हो जाएगी इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फंक्शन कैन बी टेकन बाय ए जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल, तो जो जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल होती है वो क्या क्या काम करती है, तो एडमिनिस्ट्रेशन, कंसल्टेटिव, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, अपडेट, तो वो सारे के सारे काम करती है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से डील करता है पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट में, तो वो हो जाएगा आर्टिकल 43A हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है by which amendment the provision of worker participation in management was instated in इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये कौन सा हो जाएगा, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो 1976 में आया था, उसमें बोला गया था कि जो वर्कर का पार्टिसिपेशन है वो मैनेजमेंट में भी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है लेबर वेलफेयर स्टेप्स वर्क एज पब्लिसिटी फॉर एम्प्लॉय, तो ये कौन सी थ्योरी बोलती है, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पब्लिक रिलेशन थ्योरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लेबर वेलफेयर थ्योरी सजेस्ट द टाइमली इम्प्लीटेशंस, तो टाइमली इम्प्लीटेशंस की बात कौन करता है, वो करता है आपके पहले सेटिंग थ्योरी। अगला क्वेश्चन है कि जो कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो प्रोविट करता है प्रैक्टिस ऑफ फोर्स्ड लेबर, तो फोर्स्ड लेबर को 23 वाला प्रोविट करता है, और चिल्ड्रंस के लिए 24 वाला आर्टिकल है, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। अगला है क्वेश्चन कि जो एक्ट है चाइल्ड एंड एडोलेसेंट प्रोविजन एंड रेगुलेशन एक्ट, इसके अकॉर्डिंग एडोलेसेंट कौन होगा, तो एडोलेसेंट वो होगा पर्सन हु एज कंप्लीटेड हिज 14 ईयर्स ऑफ एज बट हैज़ नॉट कंप्लीटेड इज 18th ईयर, मतलब कि जो 14 से 18 के बीच का जो पर्सन होगा वो इसमें एडोलेसेंट माना जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट। अलग अलग एक्ट में अलग अलग डेफिनेशन है, सो डोंट बी कन्फ्यूज। फिर अगला है कि चाइल्ड एडोलेसेंट लेबर रिहेबिलिटेशन फंड है, उसका कौन सा स्टेटमेंट इसमें से गलत है, तो द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेल कंस्टिट्यूट, तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इसको करेगी, और वो क्या बोलते हैं एवरी डिस्ट्रिक्ट और फॉर 2 और मोर डिस्ट्रिक्ट में क्या बोलते हैं इसका रिहेबिलिटेशन फंड बनाती है। द अमाउंट ऑफ फाइन कलेक्टेड फ्रॉम द एम्प्लॉय ऑफ द चाइल्ड और एडोलेसेंट सेल बी क्रेडिटेड टू द फंड, और इस फंड में ये अमाउंट डाल दिया जाता है, ये भी सही है। तो इसका जो गलत होगा ये होगा द अमाउंट डिपॉजिटेड और इन्वेस्टेड बाय द फंड एंड द इंटरेस्ट एक्यूड इट सेल बी पेड टू द गार्जियन ऑफ द चाइल्ड और एडोलेसेंट्स रिहेबिलिटेटेड, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला है कि which of the following is known as advocated cooperative movement and working improving working condition in factories, तो ये रॉबर्ट ओवन ने जो दी थी, और इनकी जो बुक थी ए न्यू व्यू ऑफ सोसाइटी, ठीक है, और इनको ब्रिटिश सोशलिज्म कहा जाता है, उनके द्वारा ही दी गई थी। अगला क्वेश्चन है कि एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्ट जो है 1923 का, उसके अंदर जो डिपेंडेंट है उसमें कौन शामिल नहीं है, तो विडोवर आ जाएगी, एन एडल्ट विडोड सिस्टर आ जाएगी, मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स इफ पेरेंट्स ऑफ द
डिसीज आर नॉट अलाइव, तो मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स इसमें नहीं आएंगे और विडो डॉटर लो ये आ जाएगी, ठीक है। तो हु अमंग द फॉलोइंग इन एक्स ऑफिशियो चेयरमैन इन द मेडिकल बेनिफिट काउंसिल कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द जो इंश्योरेंस एक्ट है 1948 का, तो उसके अंदर क्या बोलते हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन हो जाएंगे, तो वो जाएंगे द डायरेक्टर जनरल सेंट्रल हेल्थ सर्विस, ठीक है। और अभी जो नया वेज कोड आया है उसमें कौन सी वेज को इसमें किया गया है, तो उसमें फ्लोर वेज को इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि जो विच वन ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज ऑफ लेबर वेलफेयर इज आल्सो कॉल्ड एफिशिएंसी थ्योरी, तो एफिशिएंसी थ्योरी कौन सी हो जाएगी, इनमें से फंक्शनल थ्योरी हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विद रेस्पेक्ट टू जो ट्रेड यूनियन एक्ट है उसमें ट्रेड डिस्प्यूट किसके बीच में हो सकता है, तो एम्प्लॉय वर्कमैन के बीच में, वर्कमैन एम्प्लॉयर्स एम्प्लॉय तो सभी के बीच में हो सकता है, इसलिए आंसर क्या जाएगा इसका, ऑल ऑफ अबव आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जो ट्रेड यूनियन एक्ट है उसके तहत जो गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है कैन अपॉइंट टू ओवरसी ट्रेड यूनियंस, तो कितनी है, तो इसमें कोई भी एक से मैक्सिमम लिमिट नहीं दे रखी हो। While applying for registration of a trade union, which of the following information is not needed to submit the registrars of trade unions? तो while applying for registration of a trade union, which of the following information is not to needed submit to, तो इनमें से मतलब कौन सी ऐसी नीड होती है जो उसमें नहीं देनी पड़ती इन्फॉर्मेशन में, तो इसमें आ जाएगा नन ऑफ अबाउट, ठीक है। ए ट्रेड यूनियन, क्योंकि ये हमें सारी देनी पड़ती है, ठीक है, तो कौन सी नहीं, नाम की इनकी सबकी जरूरत पड़ेगी, ट्रेड यूनियन का हेड ऑफिस कहाँ है, तो ये सारी चीज़ें हमें इसमें देनी पड़ती है, तो इसलिए इसमें नन ऑफ द अबाउ आ जाएगा, ध्यान से पढ़ लेना एक बार आप। ए ट्रेड यूनियन इज रिक्वायर फॉर फर्निश स्टेटमेंट ऑन इट्स एसेट एंड लाइबिलिटी टू रजिस्टर ऑफ द ट्रेड यूनियन टू मैनेजमेंट द टाइम ऑफ, तो मतलब ये कितने, तो मोर देन 1 ईयर के लिए जो कर रहा है उसी के लिए ये होगा। फिर है कि ऑफिस बियरर ऑफ ट्रेड यूनियन कैन बी अपॉइंट, तो कितना साल हो सकता है, तो उसका मैक्सिमम जो टाइम पीरियड है वो 3 ईयर्स का रहेगा जनरली ट्रेड यूनियन। रजिस्ट्रेशन ऑफ ए ट्रेड यूनियन कैन बी कैंसल्ड बाय रजिस्टर ऑफ ट्रेड यूनियंस इफ, तो कौन सी कंडीशंस में वो कर सकता है, इफ ट्रेड यूनियन इटसेल्फ अप्लाइज फॉर कैंसिलेशन, सही बात है। इफ कंडीशन ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इफ नॉट मीट, इफ कंडीशन ऑफ मिनिमम मेंबर्स ऑफ इफ कंडीशन ऑफ मिनिमम नंबर्स ऑफ मेंबर्स इफ नॉट मेट, ठीक है, कि उसमें जो मेंबर्स चाहिए होते हैं, ठीक है, 7 सब्सक्राइबर होने चाहिए और 1/10 या 100 जो भी कम हो वो होने चाहिए, वो कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही हो, या क्या बोलते हैं उसमें कुछ मिस्टेक पाई जाए नोटिस में, तो इन सबसे हम क्या बोलते हैं उसको कैंसिलेशन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है ए ट्रेड यूनियन इज रजिस्टर एज बॉडी कॉर्पोरेट, तो ट्रेड यूनियन एक बॉडी कॉर्पोरेट के रूप में रजिस्टर होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इनमें से कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग एट आर नॉट एप्लीकेबल ऑफ, तो कौन सा एक्ट इसमें से, तो कंपनीज एक्ट, सोसाइटीज कोऑपरेटिव, तो ये सारे एक्ट इस पर नहीं लगते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ट्रेड यूनियन एक्ट ए जनरल फंड मेंटेनेड बाय ए ट्रेड यूनियन कैन नॉट बी स्पेंट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स और पर्पज, तो इसका जो जनरल फंड बनाया जाता है उसका कौन सा, जनरल फंड मेंटेन बाय ए ट्रेड यूनियन कैन बी स्पेंड विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट इन पर्पस, उसका पर्पज क्या होगा, तो रिनोवेशन ऑफ फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स बाय वेयर वर्कर्स वर्क। अगला है कि ट्रेड यूनियन के लिए मिनिमम एज क्या है, तो 15 ईयर्स है, और ऑफिस बियरर बनने के लिए 18 ईयर्स है। अच्छा क्वेश्चन अगला भाई है, तो ये आ गया 18 ईयर्स, ठीक है। व्हाट इज द मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर्स नीडेड इन फेवर ऑफ ए ट्रेड यूनियन टू चेंज हिम, तो 2/3 मेंबर्स की कंसेंट चाहिए होती है जब क्या बोलते हैं हमें किसी ट्रेड यूनियन का नाम चेंज करना है। विच अथॉरिटी कैन ए पर्सन नॉट इज सेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन टू रिफ्यूज द इंटर टू नेम ऑफ एनी ट्रेड यूनियन इन अप्रूवल लिस्ट ऑफ ट्रेड यूनियन अपील्स टू, तो इसमें से कौन कौन से, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल अंडर हुज ज्यूरिडिक्शन ट्रेड यूनियंस कम। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम इंडस्ट्री, तो इंडस्ट्री में क्या नहीं आएगा, हॉस्पिटल नहीं आएगा, ठीक है, टेलीकॉम कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ये सब आ जाएंगी। तो यहाँ पर देख लो कौन कौन से नहीं आएंगे, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस, खादी विलेज, एनजीओ, डोमेस्टिक एक्टिविटी, ये सब इसके अंदर नहीं आएंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वर्क कमेटी इन एस्टेब्लिश हैविंग 100 और मोर, तो 100 और मोर वाला कहाँ पे आ जाएगा, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है चेयरमैन ऑफ बोर्ड आर कंसिलेशन इंडिपेंडेंट पर्सन होता है ये, ठीक है, अगर चेयरमैन है तो वो, ठीक है। फिर आ जाएगा ग्रीवेंस सेटलमेंट अथॉरिटी अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के थ्रू जो कौन सी ग्रीवेंस सेटलमेंट अथॉरिटी होती है, तो वो हो जाएगी आपके डिस्प्यूट कनेक्टेड विद एन इंडिविजुअल वर्कमैन। अगला है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इन्वॉल्विंग एन इंडिविजुअल वर्कमैन, व्हाट इज द ड्यूरेशन इन विच ट्रिब्यूनल, तो ट्रिब्यूनल को कितने मंथ में अपना जो अवार्ड यहाँ अवार्ड का मतलब डिसीजन ही होता है, तो वो हो जाएगा 3 मंथ,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वेज इज हाईएस्ट, तो लिविंग वेज का सबसे, तो ये देख सकते हो सबसे ज़्यादा लिविंग वेज है, फिर फेयर वेज है, फिर मिनिमम वेज है, फिर स्टारवेशन वेज है। जो पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट है वो 1965 इज नॉट एबली, किस पे नहीं लगेगा, तो फैक्ट्री पे तो लगेगा। एवरी स्टेब्लिश जहाँ पे 20 और मोर पर्सन है वहाँ पर भी लगेगा, तो कहाँ नहीं लगेगा, एवरी अदर स्टेब्लिश इन विच 10 और मोर पर्सन आर एम्प्लॉयड ऑन एनी डे ड्यूरिंग, हाँ तो इसमें क्या है 10 वाला, जबकि यहाँ पर कितना आता है 20 वाला आएगा, ठीक है, तो ये राइट होगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। ए स्टेब्लिश हैव 10 और मोर पर्सन एम्प्लॉयड थ्रू नोटिफिकेशन बाय अप्रो, तो अगर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बोल दे तब तो बात अलग हो जाती है, लेकिन अगर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने नहीं बोला है तो फिर 10 वाला गलत हो जाएगा। एवरी एम्प्लॉय इज इंटाइल्ड फॉर द बोनस इन अकाउंटिंग ईयर इफ शी वर्क फॉर नॉट लेस, तो उसको 30 ईयर्स मतलब 30 डेज अगर 30 डेज अगर उसने काम किया है तो क्या बोलते हैं, उसको बोनस मिलेगा। एम्प्लॉय शेल बी डिसक्वालीफाइड फॉर रिसीविंग बोनस इफ, तो क्या हो सकता है, अगर उसने फ्रॉड किया हो, डेप्ट मतलब चोरी की हो, या उसका कोई बिहेवियर खराब हो, तो उसको क्या बोलते हैं, बोनस से हटाया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू पेमेंट बोनस एक्ट के अकॉर्डिंग जो मिनिमम बोनस किसी एम्प्लॉय को दिया जाता है वो कितना है, तो 80.33% है जो उसकी सैलरी का एक अकाउंटिंग ईयर में, या फिर 100 रुपीज़, ठीक है, जो भी इनमें से ज़्यादा होगा वो उसको दे दिया जाएगा।